नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 को अंतिम रूप दे दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योग नीति को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाना है। नीति के तहत वर्ष 2030 तक जागेश्वर, मुक्तेश्वर, ब्यास घाटी, कोली ढेक झील और टिहरी झील जैसे स्थलों पर 5 नए योग हब स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें, साथ ही 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ और वेलनेस केंद्रों में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको बता दें, सरकार का फोकस योग, आयुष और वेलनेस क्षेत्र में सुनियोजित विकास पर है। नीति के अंतर्गत योग निदेशालय की स्थापना, योग ध्यान केंद्रों को बढ़ावा देना, योग प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण केंद्र बनाना और शिक्षा प्रणाली में योग का एकीकरण करना प्रमुख लक्ष्य होगा। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें, धामी सरकार की योग नीति 2025 को जो है मंजूरी मिल गई है। 2030 तक 5 नए योग हब जो हैं वो बनाए जाएंगे। इसके साथ ही हर हेल्थ सेंटर में 2026 तक योग सेवाएं जो हैं वो शुरू की जाएंगी। योग वेलनेस को भी वैश्विक मंच दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा में योग का एकीकरण किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर के। उत्तराखंड बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 15 जून तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने हालिया दौरे के दौरान पार्टी नेताओं को इसके संकेत दिए हैं। इसके बाद अब माना जा रहा है कि हाईकमान जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए तिथियों का भी ऐलान कर सकती है। दरअसल बीजेपी को जनवरी में ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाना चाहिए था। तब नगर निकाय चुनावों की वजह से संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया जो है वो रोक दी गई थी। अब इसके बाद एक के बाद एक कई कारणों से इन चुनावों में देरी होती जा रही है। आपको बता दें, पिछले महीने भी नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव तिथियों का ऐलान होने की संभावना थी, लेकिन पहलगाम आतंकी घटना की वजह से ऐन वक्त पर मामला जो है वो टल गया था। हालांकि बीजेपी सूत्रों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व प्रदेश के दौरे पर आए पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने 15 जून तक प्रदेश अध्यक्ष का चयन होने की संभावना जताई है। लिहाजा नेताओं के बीच एक बार फिर अध्यक्ष को लेकर कयासबाजी जो है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें, इधर संगठनात्मक चुनाव के लिए बनाए गए मुख्य चुनाव अधिकारी विधायक खजान दास ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पार्टी को 15 जून से पहले नया प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मिलने की संभावना है। तो आपको बता दें, बीजेपी दिल्ली हाईकमान की हरी झंडी जो है वो जल्द ही मिल सकती है, जहां 15 जून तक बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। इसकी जानकारी चौटाला ने खुद दी है, उन्होंने इसकी पुष्टि भी की। इसके साथ ही आपको बता दें, विधायक खजान दास ने भी इसकी पुष्टि की है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, लंबे समय से ये कयास लगाई जा रही थी कि आखिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। अब ये खबर सामने आ रही है कि जल्द ही यानी 15 जून तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को चुना जा सकता है। कौन सा चेहरा हो सकता है इसमें? देखिए, चेहरे बहुत सारे हैं जिनकी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, और एक थ्योरी पार्टी की जो इस समय सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि जो चलती हुई नज़र आ रही है पार्टी में, जिसकी चर्चा खास हो चुकी है, लगातार हर नेता उस चर्चा पर यहाँ पर शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, वो ये है कि जो पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनको वापस यहाँ पर रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि उनका एक कार्यकाल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। दूसरे कार्यकाल के लिए उनको उपयुक्त यहाँ पर समझा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो संगठन के लिए समय दे रहे हैं और संगठन में जिस प्रकार से उनके इस समय कार्य चल रहे हैं, चाहे वो कार्यक्रम हो या फिर पदाधिकारियों को हो या दूसरे जो संगठन के नेता हैं, उनके जो इस समय वर्तमान जो कार्य करने की जो क्षमता है, उनमें जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष के समय काम कर रहे हैं, तो उनको रिपीट होने की संभावना यहाँ पर सबसे ज़्यादा नजर आती है। लेकिन अगर उसमें कुछ बदलाव होता है, पार्टी जिस तरीके
तरीके से बदलाव के मूड में भी नजर आती है, तो ऐसे में समझा जा सकता है तो फिर गढ़वाल से ही किसी ब्राह्मण चेहरे पर यहाँ पर पार्टी दाव खेल सकती है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष में ये कह सकता है कि अगर ब्राह्मण चेहरों की अगर हम बात करते हैं तो जो भाजपा के जो विधायक हैं विनोद चमोली देहरादून से, वो सबसे बड़े नाम उभर कर उनका यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल हैं जो पार्टी के विधायक हैं, उनका नाम भी यहाँ पर उभर कर सामने आ पा रहा है। इस साथ ही ये कह सकते हैं कि अगर दलित चेहरों में अगर इन सब चीज़ों को देखते हैं तो जिनको इस समय चुनाव की जिम्मेदारी यहाँ पर दी है, जो चुनाव के समय संयोजक यहाँ पर है, पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री खजानदास, उनका नंबर भी यहाँ पर आ सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री कुमाऊं से आते हैं, ठाकुर चेहरा है और ऐसे में ब्राह्मण चेहरे को ही यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो बता रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरे को ही बनाया जा सकता है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि 2-3 ब्राह्मण चेहरे जो हैं उनको लाया जा सकता है, तो वाकई ब्राह्मण चेहरे को क्यों लाया जा रहा है, वजह इसकी? देखिए पार्टी हर चीज में अपना एक कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय जो संतुलन होता है उसको बनाने का काम यहाँ पर करती है। पार्टी ने अपने हर चीज को, यानी चाहे वो आपका ठाकुर वर्ग हो, ब्राह्मण वर्ग हो या फिर ओबीसी का वर्ग हो, उन सभी को साधने की तैयारी बीजेपी यहाँ पर करती नजर आती है क्योंकि इन सब का लाभ बीजेपी चुनाव के दौरान उठाने का काम करती है। पदाधिकारियों में भी इसी प्रकार से दायित्व देने का काम यहाँ पर किया जाता है, पद बांटने का काम बीजेपी में इसी तरीके से यहाँ पर होता है। इसीलिए ब्राह्मण चेहरे की बात यहाँ पर हो रही है क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के वो कुमाऊं से आते हैं और ठाकुर चेहरा है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण चेहरा को ही यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती है, तभी गढ़वाल और कुमाऊं में भी संतुलन बना रहेगा और पार्टी के भीतर भी ये संतुलन बेहतर तरीके से आसान में यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर इसके दूसरे अगर पार्टी लीग से हटकर काम यहाँ पर करती है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, जिसकी संभावना है कि कुछ वरिष्ठ अनुभवी चेहरों को भी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो उनमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व के जो केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनका नाम भी यहाँ पर उभर कर सामने आ पा रहा है। कुछ नेता उनके नाम की पैरवी भी करते हुए नजर आ रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी है और यहाँ पर जो संगठनात्मक जो चुनाव होते हैं ये बड़े पारदर्शी तरीके से यहाँ पर होते हैं और गुप्त मतदान के जरिए इन सब चीजों को करने का काम यहाँ पर किया जाता है। प्रदेश के भीतर कह सकते हैं ये माना जाए बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी। जी अभय, क्या ये माना जाए कि अगर कोई नया चेहरा आता है तो प्रतिनिधि मंडल में भी कोई चेंजेस होंगे, कोई नए और चेहरे को भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया जा सकता है? देखिए फिलहाल जिसकी संभावना यहाँ पर सबसे जताई जा रही है उसमें किसी भी प्रकार से या नाम या प्रतिनिधि मंडल में किसी की संभावना में फिरबदल होने की बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि पार्टी जो आगामी चुनाव है उन चुनावों को देखते हुए पार्टी अभी जो वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको ही रिपीट करना उचित यहाँ पर समझ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा चुनाव पंचायत चुनाव का है और उसके बाद विधानसभा के 2027 में चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी पार्टी इन सब चीजों को लेकर, नए चेहरों को लेकर अगर काम यहाँ पर करती है तो फिर नई टीम यहाँ पर बनानी पड़ेगी, नई टीम के साथ नए दायित्व यहाँ पर देने पड़ेंगे और फिर नए सिरे से हर प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा। लेकिन पार्टी अभी उन सब चीजों में उलझना नहीं चाहती है। समझ सकते हैं कि चुनावों की तैयारियां वो किस रूप में आगे बढ़ रही है, इसलिए उनको ये पुराने प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ पर रिपीट किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी में ये कहा जा सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा ये तभी यहाँ पर घोषित हो पाएगा जब केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये कह सकते हैं कि लगभग नाम जो होगा वो वहां पर फाइनल अंतिम तिथि में यहाँ पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल अभय, तो क्या माना जाए, क्या 15 जून तक नए प्रदेश अध्यक्ष का नामों का ऐलान किया जा सकता है? 15 जून तक देखिए ये समीकरण इसलिए कही जा सकते हैं कि जो 15 जून की बात अभी बीजेपी के नेता यहाँ पर कह रहे हैं, चाहे वो प्रदेश प्रभारी हो या चुनाव संयोजक हो, वो जिस 15 जून की बात कर रहे हैं उनको उम्मीद यह है कि 15 जून से पहले केंद्र में यानी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जिनके बदलने की संभावना इस बार सबसे ज्यादा है, उनके नामों की चर्चा यहाँ पर हो जाएगी और एक अंतिम नाम यहाँ पर फाइनल कर लिया जाएगा। जैसे ही ये नाम फाइनल वहां पर होता है तो मतदान से पहले प्रदेशों में जो ये कह सकते हैं कि अभी 6 प्रदेश बाकी हैं बीजेपी के जहां पर प्रदेश अध्यक्ष घोषित होने हैं। पुराने प्रदेश अध्यक्षों को इस समय कार्यभार उन्होंने दिया हुआ है, तो उनके नामों की घोषणा यहां पर हो जाएगी। जैसे ही ये 50% से ऊपर यहां पर संख्या पूरी हो जाएगी तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी यहां पर बीजेपी कर पाएगी और उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा है। तो संभव यही है कि इस जून माह में
बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर उत्तराखंड बीजेपी को मिल जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी नए अध्यक्ष की घोषणा बीजेपी करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अभय, जैसा कि आपने बताया कि अभी कुछ जगहों पे चुनाव जो है वो बाकी है, वहां के अध्यक्ष जब चुने जा सकते हैं तो नया चेहरा या यूं कहें कि रिपीटेडली जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को चुना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब हलचल जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद माना जा रहा है कि राज्य में जुलाई अंत तक पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न हो सकते हैं। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी ही रणनीति तेज कर दी है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है और अब बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं और हर पंचायत में बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें, महेंद्र भट्ट ने विश्वास जताया है कि इस बार पंचायतों में भी बीजेपी मजबूती से जीत दर्ज करेगी। तो आपको बताएं, जुलाई तक पंचायत चुनाव होने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। इसके लिए कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं, पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने चुनाव जल्द कराने के लिए निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद से बीजेपी ने गांव-गांव जाकर वोटर लिस्ट अभियान जो है वो चला दिया है। हर पंचायत में बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और पंचायतों में भी बीजेपी की जीत जो है वो दर्ज होगी, ऐसा बयान महेंद्र भट्ट की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ता से कहा वो नाम चढ़ाएं। बहुत जल्दी हम पंचायत लिस्ट परीक्षकों की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े। पीडीसी क्षेत्र है, वहाँ पे हम पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं करते, लेकिन हर पीडीसी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं और हम पिछली बार भी अधिकतम पंचायतों जीते थे, इस बार में अधिकतम पंचायतों में हमारी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनबसा में सैनिक स्मारक के निर्माण के लिए 1.43 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री ने टनकपुर में सैनिक स्मारक निर्माण की घोषणा की थी, जिसे अब संशोधित करते हुए बनबसा में स्मारक निर्माण के लिए ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, ये स्मारक क्षेत्र के वीर जवानों की शौर्य गाथा को अमर बनाएगा और ये युवाओं को प्रेरित भी करेगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के इस फैसले से स्थानीय लोगों और सैनिक परिवारों में खुशी की लहर है। तो बनवासा में सैनिक स्मारक जो है वो बनाया जाएगा। 1.5 करोड़ के आसपास की मंजूरी जो है मुख्यमंत्री धामी सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। आपको बता दें, टनकपुर की घोषणा अब संशोधित हो चुकी है। वीर जवानों की स्मृति में ये भव्य स्मारक जो है वो बनाया जाएगा। इसको लेकर लोगों में भी खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। चंपावत विधानसभा क्षेत्र को एक और बड़ी सौगात जो है इस दौरान मिल सकती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में आज ऑपरेशन सिंदूर भारतीय शौर्य विषय पर एक भव्य जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसने पूरे परिसर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ संयोजक मीनाक्षी सिंह रावत ने किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की उपयोगिता और भारतीय वीरों की गाथा पर प्रकाश डाला। आपको बता दें, इस दौरान कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें छात्र, शिक्षक, कर्मचारी पूरे जोश और उत्साह के साथ शामिल हुए। भारत माता की जय के नारों से वातावरण जो है वो पूरी तरह से गूंज उठा। इसके साथ ही कुलपति महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निरंतर निभाता रहेगा। इस अवसर पर कुलपति सचिव गिरीश कुमार अवस्थी, उप कुल सचिव दिनेश राणा, सहायक कुल सचिव संदीप भट्ट और सुनील कुमार सहित अनेक शिक्षक, शोधार्थी और विभागीय सदस्य जो हैं वो मौजूद रहे। तो संस्कृत विश्वविद्यालय में ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान ये
तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई। छात्रों ने भारत माता की जय के नारे के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाला। इस दौरान कई शिक्षक और कुलपति जो हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण में योगदान की प्रतिबद्धता को इस दौरान दोहराया गया। कुलपति के नेतृत्व में राष्ट्रभक्ति का ये आयोजन जो है संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया। बंधुओं, निवेदन ये है कि आज जो हमने रैली निकाली अपने विश्वविद्यालय में, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को आधार बनाते हुए और अपने भारतीय सेना को नैतिक समर्थन देने के लिए हमने ये ऑपरेशन सिंदूर शौर्य गाथा यात्रा अपने विश्वविद्यालय के परिसर में हमने निकाली। और उसका कारण ये है क्योंकि जब तक हमारे पढ़ने वाले बच्चे, हमारे कर्मचारी, हमारे प्राध्यापक वृंद या दूसरे जो कर्मचारी हैं, वो जब तक इस तरह के हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, गतिविधियां नहीं करेंगे, तो वो अवेयर नहीं हो सकते, जागरूक नहीं हो सकते। हमारे सैनिकों के प्रति हमारी क्या ड्यूटी बनती है, वो रात्रि में हमारी रक्षा करते हैं सीमाओं की, तो हम चैन से सोते हैं। जो भी बलिदानी हुए हैं हमारे, जिन सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उस सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हमने अपने इसे जो एक प्रकार से परंपरागत संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसके अंतर्गत हमने इस को एक जो यात्रा हमने निकाली है। और उसका जो हमारे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जो हमारे उन सब के प्रति हमने अपने कृतज्ञता भाव व्यक्त किया है इससे। और देश है तो हम हैं, और हम तभी सुरक्षित रह पाएंगे जो हमारे सैनिक जो है उनका मनोबल ऊंचा रहेगा, वो ठीक रहेंगे, उनके प्रति सम्मान जो है हमारे मनों में, हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे बच्चों में आना चाहिए। यही कल के नागरिक हैं, भावी नागरिक हैं अच्छे, इस भावना से हमने किया है। परमात्मा हमारे सैनिकों में इतनी शक्ति भरे, इतना उत्साह भरे कि वह इसी प्रकार से निरंतर। अब रुक करते हैं अगली खबर के। नैनीताल की जीवन रेखा माने जाने वाले बलियान नाले में भूस्खलन की रोकथाम के लिए चल रहा ट्रीटमेंट कार्य जो है वो तेजी से प्रगति पर है। इसी क्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने बलिया नाला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्रालय के पोलोवरम परियोजना प्राधिकरण से जुड़े विशेषज्ञ भास्कर दत्त पाटनी ने जानकारी दी कि क्षेत्र को मोनोलिथिक बनाकर ग्राउंडिंग की जा रही है ताकि पहाड़ी को गिरने से रोका जा सके। अजय भट्ट ने यह भी कहा कि बलिया नाले का कटाव नैनीताल के लिए गंभीर खतरा बना हुआ था और पिछले 15 वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार क्षरण हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 298 करोड़ की लागत से इस ट्रीटमेंट का कार्य शुरू कर नैनीताल की बड़ी आबादी को राहत दी है। सांसद ने कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष जताते हुए कहा, यह कार्य भविष्य में नैनीताल को स्थायित्व प्रदान करेगा। तो आपको बता दें, बलिया नाले में ट्रीटमेंट का कार्य जो है वो तेजी से हो गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रुड़की से एक चौंकाने वाली वारदात जो है वो सामने आई है। आपको बता दें, जहां बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से सोने की चैन झपट ली। ये घटना कोतवाली क्षेत्र के पंचायती धर्मशाला के पास की है, जहां महिला सड़क पर चल रही थी, तभी पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने झपटा मारकर उसकी सोने की चैन लूट ली और मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, ये पूरी वारदात जो है वो जैन मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और पीड़ित से जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून नगर निगम ने मॉनसून सीजन से पहले तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, नाला गैंग
को सक्रिय कर राजधानी की नालियों की सफाई का काम तेजी से किया गया है। अब तक 16,000 मैट्रिक टन से अधिक कूड़ा नालियों से हटाया जा चुका है। वहीं मेयर सौरभ थपलियाल ने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में इस कार्य को और तेजी से किया जा सकता है, ताकि बरसात से पहले ही नालियां और सड़कें पूरी तरह से साफ और चोक फ्री हो सके। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर नालियों को गहरा करने की आवश्यकता है, ताकि बारिश के दौरान सड़कों पर जलभराव की समस्या ना हो। नगर निगम के इस पहल से शहरवासियों को मानसून से राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, मानसून आने वाला है, इसके लिए नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमने जो नदियां हैं, नाले हैं, उन सबको जेसीबी के माध्यम से, छोटी बॉबकट मशीनों के माध्यम से, अपने नाला गैंग के माध्यम से, सफाई कर्मचारियों के माध्यम से उन नदियों को साफ करने का काम शुरू कर दिया है एक बड़े स्तर पे। और लगभग 16,000 मीट्रिक जो टन कूड़ा वहाँ से हम निकाल चुके हैं। अभी भी वहाँ बहुत सारी गाद और कीचड़ वगैरह पड़ा हुआ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास देर रात एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और एम्बुलेंस जो है वो मौके पर पहुंची। इसके साथ ही सीओ मसूरी मनोज असवाल के नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान जो है वो शुरू किया गया। आपको बता दें, गहरी खाई और अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक चला। गहरी खाई होने के कारण मृतकों के शवों को रेस्क्यू करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, सीओ मसूरी मनोज असवाल ने बताया कि कार में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने कार से छलांग मारकर अपनी जान बचाई, जिसे पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी। कार में सवार अन्य 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खाई में गिरे दोनों युवकों के शव को बाहर निकालकर उसे अस्पताल में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि 3 लोग देहरादून के रहने वाले थे और देर शाम मसूरी घूमने के लिए आए थे। वापस लौटते समय गलोगी पावर हाउस के पास कार जो है वो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कि मेजर अंशुमान त्रिखा के द्वारा अपने मोबाइल से सरकारी फोन पर व्हाट्सएप कॉल द्वारा बताया गया कि झड़ी पानी के पास देहरादून की ओर जाते हुए उनकी कार खाई में गिर गई है, जिसके बाद मृतक के नाम सौरभ त्रिखा पुत्र सुभाष और कार्तिक त्रिखा पुत्र स्वर्गीय कैलाश त्रिखा निवासी सेवक आश्रम रोड देहरादून का बताया जा रहा है। आपको बता दें, मसूरी फायर ऑफिसर धीरज ने बताया कि देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। गहरी खाई और अंधेरा होने के कारण शव को ले जाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जो है वो जारी है। देखिए, लगभग 1:25 पे हमारे जो इंस्पेक्टर मसूरी का सरकारी फ़ोन है, उस पर एक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पे गलोगी के पास एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसकी सूचना पे हमारे एसएसआई मसूरी अपने चौकी इंचार्ज कोलू खेत और अन्य चिता कर्मियों के साथ मौके पे पहुँचे। साथ ही साथ एसडीआरएफ, फायर को भी इसकी सूचना दी गई। साथ में उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत कराया गया और सभी के द्वारा मौके पे पहुंचकर यहाँ पे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें से जिनके द्वारा सूचना दी थी वो सकुशल हैं अंशुमन त्रिखा, जो सेवक आश्रम रोड देहरादून के रहने वाले हैं। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो हमें 2 लोग मृत अवस्था में मिले हैं। एक तो छिटक के अलग गिरे हुए थे, जिनको निकाल के एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, तथा एक बॉडी गाड़ी में फंसी हुई थी, उसको भी गाड़ी से निकाल लिया गया है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।